आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन, इसका मीनिंग तो हम समझ चुके हैं, बेसिकली सिलेक्शन या चॉइस बोलते हैं, सिलेक्शन या फिर चॉइसेस बोलते हैं। अब परम्यूटेशन में हमने देखा था उसके जो काफी सारे क्वेश्चन है आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लेते थे या फिर एनपीआर के फॉर्मूले से भी कर लेते थे। कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको इसके फॉर्मूले एनसीआर से करना है। अब जैसे एनपीआर आपने देखा था वैसे ही एनसीआर हम लिखते हैं, इसको रीड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। इसको लिखने के कई तरीके हैं, देखो एक तो ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको फिर CNR ऐसे भी लिखा जाता है और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। ये चार तरीके हैं कॉम्बिनेशन को लिखने के, है ना। आप मतलब कौन सी बुक रेफर कर रहे हो उस बुक के हिसाब से, क्योंकि कुछ बुक में ये सिंबल होगा, कुछ में ये होगा, कुछ में ये होगा, ठीक है। ये दो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, ये थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, कोई भी फॉर्मेट हो वो एक ही बात है। अब NCR जो कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कंडीशन है, ये जो n है ये हमेशा r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर हमें एक चीज याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना होगा। पहले तो ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हम सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको 5C3 बोला है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला जो नंबर है मुझे इसे क्या करना है, एक्सपैंड करना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, नीचे दो नंबर है, दो में से जो बड़ा है वहां तक एक्सपैंड करूंगा। ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। नीचे मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल इंटू इस 2 को मैं एक्सपैंड कर दूंगा, 3 से 3 गया, ये आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 3 तक, इसको मैं 2 तक करता और 2 को कैंसिल करता तो भी आंसर आता। 3 तक करने से बेनिफिट क्या है कि ज्यादा मैक्सिमम नंबर हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको जैसे आगे इसके क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सी बात आपको बता दूं। 0 फैक्टोरियल मैंने आपको 1 बताया है ना, 0 फैक्टोरियल आपको 1 बताया, तो ये 1 क्यों है वो लॉजिक हम देख लेते हैं। इसका लॉजिक वैसे तो परम्यूटेशन में है, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा काउंटिंग का ध्यान रखते हैं। NPN क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आएगी। अच्छा, NPN का मतलब है परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट अ टाइम, ठीक है ना, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट अ टाइम। अब इसके बाद तो हमने n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल देखा। अच्छा, अब लॉजिक देखते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे n ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस में अरेंज करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, n माइनस 1 n माइनस 2, कहां तक लिखूंगा, 1 तक लिखूंगा, है ना। ये हमने समझा था, अगर मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 जगह पे अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल आंसर आता था। अगर 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 जगह पे अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल आता था। दैट मींस अगर मैं इस n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अरेंज करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, n फैक्टोरियल मिलना चाहिए। अब देखो NPN का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर मैं n ऑब्जेक्ट को n जगह पे अरेंज करूं n फैक्टोरियल मुझे मिलना चाहिए। मैं 0 को इधर लाता हूं, n को उधर ले जाता हूं, तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 1। तो ये लॉजिक है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है ना।
देखो ये हो सकता है ना पूछे, लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आया, तो वो आप समझा सकते हो भाई उसका ये लॉजिक है कि 0 फैक्टोरियल 1 ऐसे आया, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट में मैंने नहीं देखा, लेकिन अगेन कोई टीचर चाहे तो पूछ भी सकता है ना, ये तो टीचर के ऊपर होता है। अब हम आगे देखते हैं, कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 11 players be selected of 16 players? सर ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो मैंने पहले भी एक बार शायद बताया था कि कई क्वेश्चन बच्चों का जो है ये क्वेश्चन होता है कि हम क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब जब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक्स किया था, जब इनके मीनिंग को समझा था, आपने पढ़ा था परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, है ना। और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन या फिर चॉइसेस, ये हमने समझा था, है ना। अब ये समझने के बाद भी कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन या चॉइस। अब इसमें भी मेरे को दिक्कत होती है। परम्यूटेशन में जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने देखा था यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है? ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब क्वेश्चन में जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, अब अरेंजमेंट वर्ड आ गया मतलब वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है ना। हाउ, अब जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मींस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब अगर मैं ये कोई ऐसा क्वेश्चन बनाऊं फ्रेम करके, या मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे फ्रेम करूं कि ये सिलेक्शन और ये अरेंजमेंट वाला वर्ड ही ना लाऊं क्वेश्चन में, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब जब ये वर्ड ही नहीं है मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आप अरेंजमेंट या फिर सिलेक्शन से पहचान लोगे कि ये परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सिलेक्शन वर्ड भी नहीं है और अरेंजमेंट वर्ड भी नहीं है ना, फिर आप देखो, फिर आप इसके बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ। अगर ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ रहा है तो फिर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, अगर ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ पे जैसे बोला 11 खिलाड़ी चाहिए 16 में से, है ना। हम इतना बड़ा नंबर नहीं लेके क्या करते हैं, छोटे नंबर लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 प्लेयर हैं ए, बी और सी, मैंने पहले ए को लिया फिर बी को लिया, या फिर पहले बी को लिया फिर ए को लिया, कोई फर्क पड़ेगा टीम को? मान लो एक फुटबॉल टीम है, एक फुटबॉल टीम में मैं ए को लूं फिर बी को लूं, या फिर बी को लूं और उसके बाद ए को लूं, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ना, टीम में तो वही 2 बंदे आ रहे हैं ना, है ना। तो किसका क्वेश्चन है ये? फिर कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। अगर मेरे को एक पासवर्ड बनाना है, आपको बोला है AB1 2 3, आपको 5 डिजिट का या 5 लेटर्स का एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं इस पासवर्ड में मैं पहले ए लेता हूं फिर बी लेता हूं, या फिर पहले बी लेता हूं फिर ए लेता हूं, पासवर्ड में कोई फर्क पड़ रहा है? पासवर्ड तो सबको मालूम है ना, आपके जैसे ईमेल अकाउंट होते हैं, हाँ, तो उसमें पासवर्ड आप डालते हैं, तो पासवर्ड में मैं ए के बाद बी टाइप करूं या बी के बाद ए टाइप करूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में, है कि नहीं। तो किसका क्वेश्चन है फिर ये? परम्यूटेशन का,
ठीक है ना। तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स नहीं है, आप उनका ऑर्डर देखेंगे। कोई भी रैंडमली उसके दो ऑब्जेक्ट लीजिए और जो क्वेश्चन में बोला है, टास्क दिया हुआ है, आप उस टास्क को करके देखिए कि क्या मैं ये टास्क करने से, ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। पड़ता है तो परम्यूटेशन, नहीं पड़ता है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल है। अब आगे देखते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि आप 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करना चाहते हो 16 प्लेयर्स में से। ये तो क्लियर है कि मुझे कॉम्बिनेशन करना है, तो आप सीधे सीधे लिख लोगे 16 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड, सॉरी 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड ऑफ 16 प्लेयर्स in 16C11 ways। ठीक है, 16C11 ways, ये फिर आप निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो 16 और 11 है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका देखो एक ऐसे ही कोई रूल तो नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर दोनों का डिफरेंस 5 या 5 से कम हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हाँ उससे ज्यादा हो जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप उसको एज इट इज रहने दे सकते हो। ठीक है, अगेन ये भी कोई रूल नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्वेबल है नहीं है। अगर मुश्किल हो रही है सॉल्व करने में तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, बस बस बस। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 16 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो ये कंपैरेटिवली कैलकुलेट हो जाएगा, ये है ना, कैलकुलेट हो जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर और बड़े नंबर होते, मान लीजिए 20C11, तब थोड़ा मुश्किल होता। दोनों का डिस्टेंस कितना, 9 है, तो काफी लंबा नंबर आ जाएगा, कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, वहां पे आप छोड़ सकते हो इसे। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन समझा दे रहा हूं क्या बोला है। आपको बोला है कि हमारे पास 6 मेन हैं और 5 विमेन हैं। 6 मेन है, 5 विमेन है। अब आपको एक कमेटी बनानी है। आपको बोला है एक कमेटी बनानी है, उस कमेटी में मुझे चाहिए 5 मेंबर्स। ठीक है, कमेटी में मुझे चाहिए 5 मेंबर्स। अच्छा, इसमें आपको पूछा है कि हम 5 मेंबर्स कितने तरीके से कमेटी में ला सकते हैं, है ना। इन हाउ मेनी वेज a committee of 5 members can be formed of 6 men and 5 women। ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब ऐसे लिख सकते हैं in how many ways, है ना, a committee of 5 members can be formed of 6 men and या from 6 men and 5 women। अब देखो ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, इसमें ना तो मैंने सिलेक्शन वर्ड यूज किया है और ना ही अरेंजमेंट वर्ड यूज किया है। अब यहाँ पे आपको जज करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। करेक्ट, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि मान लीजिए मैं कमिटी में पहले मिस्टर ए को लेता हूं फिर मिस्टर बी को, या फिर पहले मिस्टर बी को फिर मिस्टर ए को। कमिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिटी में वही 2 मेंबर्स हैं, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। मुझे 5 मेंबर चाहिए और टोटल मेरे पास मेंबर्स कितने हैं, 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 में से मुझे 5 लोगों का सिलेक्शन करना है, 11C5। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे हम रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। सेम क्वेश्चन आपको बोला है हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम 6 men and 5 women such that, है ना, मैं लिख देता हूं इन हाउ मेनी वेज कैन a committee be formed of 6 men and 5 women।
members from 6 men and 5 women such that, ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 women, उस कमिटी में 2 women होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, आपको उस कमिटी में 2 women चाहिए ही चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? हमें 2 women कमिटी में चाहिए ही चाहिए। अब यहां पे देखो, हमें क्वेश्चन को बहुत अटेंशन से पढ़ना होता है, क्योंकि एक वर्ड अगर है ना चेंज हो जाए तो वो पूरा क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। इस क्वेश्चन में बोला इट इंक्लूड्स 2 women। इस 2 women का मतलब है एग्जैक्टली 2 women। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, पूरे पूरे 2। कमेटी में मेंबर कितने चाहिए? 5 मेंबर में 2 तो आपके women हो गए, तो 3 कौन होंगे? 3 men होने चाहिए। अब देखो, आपके इस कमिटी में मेन कितने हैं टोटल? लेकिन 6 मेन में से आपको कितने चाहिए? 6 मेन में से 3 मेन को आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 63 है ना। 5 में मेन है 5C2। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके 2 पार्ट है ना। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? क्यों? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने देखा था कि अगर एक टास्क करने के बाद मुझे दूसरा टास्क करना पड़ रहा है। आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे टाउन ए से टाउन सी पे जाना है थ्रू बी। मान लो मैं पहले ए से बी पे जाऊंगा, फिर बी से सी पे जाऊंगा, लेकिन मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सी। तो ए से सी तक गया तो क्या मेरा टास्क हो गया? नहीं हुआ। तो वो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट केसेस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये डिपेंडेंट है क्योंकि देखो, आपको टोटल चाहिए 5 मेंबर, लेकिन अगर सिर्फ आप 2 women को सिलेक्ट कर लो तो क्या कमेटी बन गई? भाई 5 मेंबर चाहिए थे, 2 ही मिले ना। या फिर 3 men को ले लो, 2 women को ना लो, क्या कमेटी बन गई? नहीं। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इनटू, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसको रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 women। ठीक है, इसमें 2 women कम से कम होने चाहिए। इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 women। अब यहां पे वेरी गुड, ये क्वेश्चन हमें ध्यान से, मैंने बताया ना ध्यान से पढ़ना होता है। यहां पे देखो, ये एटलीस्ट वर्ड आ गया। कम से कम 2 एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 women, लेकिन पीछे क्या बोला था? 2 women, है ना, सिर्फ 2। यहां पे एटलीस्ट का मतलब है इट कैन बी 2 women, इट कैन बी 3 women, इट कैन बी 4 women, 5 women हो सकते हैं कि नहीं, 1 मैन होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे ये तो नहीं बोला ना कि एटलीस्ट 2 women के आगे कि 1 man एटलीस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मैंने 2 women को लिया तो साथ में 3 men होने चाहिए, क्योंकि मेंबर हमें कितने चाहिए? 5। अगर 3 women ले रहे हो तो men कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि टोटल होना चाहिए 5। 4 women को ले रहे हो तो 1 man होना चाहिए, टोटल हो गया 5। 5 women को ले रहे हो, दैट मीन्स 0 men आप लोगे, यानी 1 भी man हमें नहीं चाहिए, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है? 3 men कितने में से सिलेक्ट करने हैं? 6 men, तो 6C3 हो गया।
2 वुमेन कितने में से, तो ये हो जाएगा 5C2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। अब सेकंड केस, ये आपका फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, ये फोर्थ केस, है ना, ये 4 केसेस हमने बना लिए। अब केस 2 में 2 मैन चाहिए, कितने में से, 6 में से, तो हम 6C2 कर लेंगे, फिर 5C3 कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट केस हो जाएगा 6C1 5C4, फिर 6C0 और 5C5, ठीक है। ये तो हमने नंबर ऑफ केसेस निकाल लिए। इन सबको आप सॉल्व करके इधर इनका आंसर निकाल लोगे। वो आंसर निकालने के बाद आप उन सबको ऐड करोगे। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो दूसरा पार्ट है ना, जिसमें हम एडिशन करते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था अगर 2 में से आप एक ही काम कर पाओ, और वाली कंडीशन, तो फिर हम प्लस करते हैं, है ना। जैसे आपको मैंने बोला कि मेरे पास 3 मूवीज का ऑप्शन है और 2 प्ले का ऑप्शन है। मुझे जाके कोई भी एक शो देखना है। अब एक शो देखना है मतलब या तो मैं मूवी देखूंगा या तो प्ले देखूंगा, दोनों देख सकता हूं, क्योंकि आप एक ही चीज देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे जो कमेटी बनानी है, मुझे टोटल 5 मेंबर ही चाहिए। अब यहाँ पे 3 और 2 5 मेंबर तो हो गए ना, मतलब या तो 3 मैन 2 वुमेन होंगे या फिर 2 मैन 3 वुमेन होंगे। ये दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। एक कमेटी में 3 मैन है और 2 मैन है, दोनों एक साथ पॉसिबल? नो। मतलब या तो कमेटी ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो ये क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है आपस में। ये दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट है, तो हमने इन सारे रिजल्ट्स को निकाल के प्लस कर दिया, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स एट मोस्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स एट मोस्ट 2 women। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, है ना। बताइए क्या आएगा? देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, एट मोस्ट 2 women का मतलब है या तो 2 women और 3 men, ठीक है, या फिर 1 women, सर 0 छूट गया हमसे, ठीक है, और 4 men। ये सब कर लेते हैं। इसमें क्या है, 0 वाला केस कई बार दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि देखो एटमोस्ट बोला है, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 women चाहिए। लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 1 women तो होना ही चाहिए, लेकिन भाई ज्यादा से ज्यादा 2 का ये मतलब है कि आप women को नहीं लो तो भी चलेगा। एटमोस्ट यहाँ पे, एटमोस्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, आप 0 women का केस ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, इनके रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशंस निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इन रिजल्ट्स को आपस में प्लस करोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे ना तो मालूम है इसमें से सिलेक्शन करना है या अरेंजमेंट करना है, दूसरी चीज कितना करना है वो भी नहीं मालूम। प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये था ना कि 5 मैन हैं, उसमें से 2 मैन चाहिए, है ना, और 6 विमेन है तो उसमें से 3 विमेन चाहिए। क्लियर था? अब वो अरेंज करना है कि सिलेक्शन करना है, वो हम क्वेश्चन में क्या टास्क करना है उसे आइडेंटिफाई कर लेते थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको बोला हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखो ये एक सर्कल है। अब मुझे बताइए इसमें कॉर्ड किसको बोलते हैं? क्या इसको कॉर्ड बोलेंगे? जरूरी नहीं है वो सेंटर से जाए, बस एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे हम उसको कॉर्ड बोलते हैं, है ना। कोई भी लाइन जो सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, है ना। अब जो लाइन सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। लेकिन क्या ये कॉर्ड है?
इसको हम कॉर्ड ही बोलते हैं, लेकिन इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। अब हमें यहाँ पे बोला है कि कितने कॉर्ड्स हम बना सकते हैं, है ना। पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं। अब देखो इस सर्कल के ऊपर ऐसे 21 पॉइंट्स होंगे रैंडमली, तो मुझे उस 21 पॉइंट से 2-2 करके लेना है। ये समझ में आए 2-2 करके क्यों? क्योंकि कॉर्ड के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। आप 2 से ज्यादा ले सकते हो, 3 पॉइंट मिला के कॉर्ड बना सकते हो। सर्कल के ऊपर आपको 21 पॉइंट दिए हुए हैं। ये सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 21 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब 3 पॉइंट को जोड़ के इसमें आप कॉर्ड बना सकते हो। हाँ, ये 3 पॉइंट जोड़ के आप कॉर्ड बना सकते हो। नहीं सर, वो भी नहीं, सेंटर को लेके। पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है ना, सर्कल के अंदर थोड़ी है। ये जो 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल बोला है ना, थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है ना पॉइंट, अंदर थोड़ी है। ऑब्वियसली सर्कल के 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं आपको कॉर्ड बनाने के लिए, राइट। अच्छा, अब इतना तो मुझे समझ में आ गया। हमें सेंटर से मतलब नहीं है ना, इधर जरूरी थोड़ी है कि कॉर्ड जो है सेंटर से जाए, वो तो कहीं से भी जा सकता है कि नहीं। अगर आपको बोल दें कि सेंटर से ही पास होना चाहिए, वो फिर एक स्पेशल केस हो जाएगा, है ना। बेसिकली वो डायमीटर पूछ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कॉर्ड के लिए आपको 2 पॉइंट निकालने हैं 21 में से, मतलब 2 पॉइंट। या तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, या तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, या तो मैं ये दोनों को ज्वाइन करूं, या फिर ये दोनों को ज्वाइन करूं, या फिर ये दोनों को ज्वाइन करूं। अब ये इससे भी तो ज्वाइन हो सकता है, ये इससे भी तो ज्वाइन हो सकता है, ये इससे ज्वाइन, ऐसे मतलब कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं। तो देखो ऐसे अगर हम बना के तो काउंट कर नहीं सकते। देखो इसी में ये पूरा जाला बन गया है कि नहीं। और मैंने इसमें सबको ज्वाइन किया भी नहीं है, सबको ज्वाइन करूं ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल से निकालेंगे। मुझे इतना तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे 21 के साथ दूसरा नंबर क्या चाहिए, 2, है ना। अब मुझे यहाँ पे सोचना है कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो वैसे तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड बनाओ या यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड बनाओ, वो एक ही कॉर्ड है या 2 अलग कॉर्ड्स हैं? एक ही कॉर्ड है ना। तो ये परम्यूटेशन हुआ या कॉम्बिनेशन हुआ? कॉम्बिनेशन। तो आप 21C2 कर लोगे, ये आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन उसका लॉजिक क्या था ये आपने अभी समझा। क्लियर है?